राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है भारत की झलकें। तो लेसन पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस लेसन में आपके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, लिखा हुआ डिस्कस इन क्लास व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। आपके दिमाग में लोगों की और स्थानों की कौन सी इमेज आती हैं जब आप अपने दिमाग में अपने देश के बारे में सोचते हैं? व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन? आप भारत के किस शहर में रहते हैं? और विजिट या किस शहर को देख चुके हैं? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? क्या आप कुछ फेमस तीर्थ यात्रियों जहाँ पे जाते हैं उन स्थानों के नाम बता सकते हैं? यू मे नो, आप जान सकते हैं डेट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश कि ब्रिटिश के अलावा द डच एंड द फ्रेंच द पुर्तगीज हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे भारत देश के इतिहास में या हमारे देश के इतिहास में ब्रिटिश के अलावा डच, पुर्तगीज, फ्रेंच और पुर्तगीज ने भी एक अपना अहम रोल दिया है। कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस? क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत के किस पार्ट में, किस हिस्से में फ्रेंच और पुर्तगीज का प्रभाव देखने को मिलता है? कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो? क्या तुम कह सकते हो कि आप भारत के किस शहर में टी और कॉफ़ी उगाई जाती है? तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं आपके लूसियो रॉड्रिग्यूज। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आथर के बारे में देखेंगे। प्रोफेसर लूसियो रॉड्रिग्यूज 1915 16 1973, यानी कि 1915 में इनका जन्म और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। इज एन इंडियन लिटरेरी जीनियस, एक ऐसे भारतीय साहित्यकार थे गोवा हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो गोवा ने भारत को दिया। ही वॉज प्रोलिफिक एसिस्ट एंड जर्नलिस्ट, ये बहुत ही फेमस एसिस्ट यानी कि निबंधकार और जर्नलिस्ट थे। ही रोट आर्टिकल्स फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल भी लिखा। तो बस थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा करेक्टर देख लेते हैं। हु इज हु? लूसियो रोड्रिग्यूज, ही इज़ द नरेटर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसके नरेटर हैं और राइटर भी हैं। बेकर्स वो लोग हैं, दे आर द रेमिनिसेंस ऑफ गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, ये उन पुराने अच्छे पुर्तगीज डेजों को याद करने वाले लोग हैं। ड्यूरिंग नरेटर्स चाइल्डहुड दे यूज्ड टू बी चिल्ड्रंस फ्रेंड एंड गाइड, और नरेटर जो है उसके बचपन के दिनों में ये उसके मित्र और गाइड यानी कि मार्गदर्शक हुआ करते थे। लेडी ऑफ द हाउस, द लेडी प्रिपेयर सैंडविच, ये उस महिला का जिक्र किया गया है जो महिला इस लेसन में आपको सैंडविच बनाती दिखेगी। तो थोड़ा सा हम लोग अबाउट द लेसन के बारे में देखते हैं, बस 2 लाइनें। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर एंड हिज पोजीशन इन सोसाइटी। ये जो लेसन है आपका एक गोवा के विलेज बेकर, पारंपरिक गोवा के विलेज बेकर का चरित्र बताया गया इसमें, एंड हिज पोजीशन इन सोसाइटी, और समाज में उसकी स्थिति क्या है। एल्डर्स फॉन्डली रिमेंबर्स गुड ओल्ड पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोबजा ब्रेड। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी कि इस लेसन में जो बेकर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ऐसा दिखाया गया है कि वो पुराने पुर्तगीज गुड ओल्ड डेज को याद करते हैं और एंड देयर फेमस लोबजा ब्रेड, और अपने फेमस जो है रोटी के टुकड़ों को। द पुर्तगीज हैव लेफ्ट बट सम बेकर्स हैव स्टेड बैक, पुर्तगीज लोग तो यहाँ से चले गए लेकिन उनके कुछ बेकर्स जो है यहाँ पे ठहर गए। दे स्टिल यूज द ट्रेडिशनल फर्नेसेस टू बेक ब्रेड एंड केक्स, और वो अपने पारंपरिक भट्ठियों को यूज करते हैं ब्रेड को पकाने में, बनाने में और केक को बनाने में। तो बस अब हम लोग आगे सीधे टेक्स्ट देखेंगे। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर्स हु हैज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। तो ये लेसन आपके एक पारंपरिक गोवा विलेज के बेकर के चरित्र के बारे में है, जिसका एक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए देखते हैं पहला पैराग्राफ हमारा। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। तो हम प्रायः हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसा हम लोग उनसे सुनते हैं कि वो अपने अतीत के बारे में बहुत अच्छे से याद करते हैं, बात करते हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोबजा ब्रेड, और वो पुराने अतीत के जो दिन थे वो पुर्तगाली दिन थे, और वहाँ की जो मशहूर पाव रोटी थी। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड, तो वो उन पाव रोटियों को खाने वाले लोग संभवतः गायब हो गए, यानी कि एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए। बट द मेकर्स
आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी जीवित हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द ब्लोस। और वो हम लोगों के बीच में ही मिलते हैं, जैसे सामान मिलाने वाले, उन चीज़ों को ढालने वाले। मोल्डर्स मतलब होता है किसी सांचे में ढालना, और भट्टी में उनको पकाने वाले आज भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, वो वर्षों पुरानी और समय की परखी हुई भट्टियाँ आज भी हैं। स्टिल एग्जिस्ट का मतलब आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, उन भट्टियों की आग जो है आज तक मौजूद है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, थर्ड का मतलब होता है किसी डंडे की धम-धम की आवाज़, और जिंगल का मतलब होता है झनझनाती हुई आवाज़। जिंगल का मतलब झनझनाती हुई आवाज़। तो ये जो पारंपरिक बेकर्स के बम्बू की आवाज़ आती थी थर्ड करके और जिंगल करके। हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग, वो बताते हुए हिज अराइवल कि वो आ गया है इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। ये बेकर जब लेकर के अपने बम्बू पे चलता था उन ब्रेड्स की रोटियों को, थर्ड और जिंगल की आवाज़ करता हुआ चलता था। इट मीन्स डेट ही इज़ कमिंग टू दोज हाउसेस, ठीक है, ये उन घरों के पास आ रहा था जहाँ पे उसे अपनी ब्रेड यानी कि रोटियाँ बेचनी होती थी। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी कई स्थानों में सुनी जा सकती हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है कि उनके पिताजी अब नहीं जीवित हैं, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बच्चों ने वो फैमिली प्रोफेशन जो है वो आज भी जीवित रखा है। उन्होंने उस बिजनेस को आगे बढ़ाया और उस पैसे को आगे लेकर के चल रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, और इन्हीं बेकर्स को यानी कि पाव रोटी बनाने वालों को आज जो है गोवा में पेडर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेडर्स के नाम से जाना जाता है। याद करके रख लीजिएगा, एमसीक्यू में इसको पूछा जाता है कि बेकर्स को गोवा में किस नाम से आज जाना जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, बेकर्स हमारे दोस्त हुआ करते थे। कंपेनियंस एंड गाइड, हमारे साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में कम से कम 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार तो सुबह के समय, ऑन हिज सेलिंग राउंड, बेचने के टाइम अपने, एंड देन अगेन, और तब दोबारा, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और दोबारा तब आता था जब उसकी बड़ी सी टोकरी खाली हो जाती थी। अभी राइटर यहाँ पे बता रहा है कि वो मेरे घर के पास से गुजरता था, तो एक बार तो वो पाव रोटी सुबह लेकर के गुजरता था, और मेरे घर से आगे जा कर के जहाँ वो बेचता था, उसके बाद जब वो वापस आता था तो उसकी बड़ी सी टोकरी खाली हो जाती थी। तो यानी कि दिन में 2 बार। तो द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, तो हमारी नींद से उस बम्बू के जिंगलिंग और थड की आवाज़ हमको जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम लोग दौड़ते थे उससे मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या उन टुकड़ों के लिए प्रेम था ये हम लोगों का दौड़ना? नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द लोव्स वर बॉट बाई सम पैस्किन और बैस्टिन, तो लोभ जो थे वो कुछ पैस्किन और बैस्टिन के द्वारा खरीदे जाते थे। ये एक्चुअली पैस्टिन और बैस्किन जो हैं, ये जो 2 महिलाएं हैं जो उन पाव रोटियों को खरीदती थी। ठीक है। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये दोनों क्या थी? मेड सर्वेंट थी, यानी कि घर की नौकरानी। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, यहाँ लॉन्ग्ड का मतलब होता है इच्छा करना। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, और हम लोग किस चीज़ की इच्छा करते थे? वो ब्रेड बैंगल्स, यानी कि ब्रेड की चूड़ियों जैसी जो गोल गोल होती हैं रोटियाँ, विच वी चूज केयरफुली, जिन्हें हम बहुत ही ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक चूज करते थे यानी चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी ये मीठी मीठी पाव रोटी भी होती थी, खास प्रकार से बनी हुई। स्पेशल मेक का मतलब खास प्रकार से बनी हुई। पैराग्राफ नंबर 2, The bakers made his musical entry on the scene with the chang chang sound of his special made bamboo staff. तो बेकर्स की जब एंट्री होती थी यानी कि जब वो आता था तो झंग झंग की आवाज़ के साथ एकदम संगीतमय तरीके से प्रवेश करता था वो। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ उसका अपने टोकरी को सपोर्ट करते हुए रहता था, एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा हाथ जो था वो जो बम्बू पकड़े हुए था उसको ज़मीन पे धम धम ऐसे करके पीटता रहता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की महिला का स्वागत किया करता था विद गुड मॉर्निंग कहते हुए, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और तब अपनी टोकरी जो है सीधे बांस पे वो रख दिया करता था।
एकदम टिका देता था सीधे बाँस पे। वी किड हम सभी बच्चे वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक हल्की सी डाँट के साथ में एक तरफ ढकेल दिए जाते थे एंड द लोज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट और ये रोटी के टुकड़े जो यानी कि जो पाव रोटी है वो नौकरों को पहुँचा दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप लेकिन हम लोग भी हार मानने वाले नहीं थे। We would climb a bench or a parapet and peep into the basket. हम लोग एक बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर पैरापेट। एक्चुअली पैरापेट का मतलब होता है एक छोटी सी दीवार, वहाँ पे चढ़ जाते थे। Somehow किसी तरीके से I can still recall the typical fragrance of those loaves और किसी तरीके से मुझे आज भी याद आती है। रिकॉल का मतलब होता है याद आना, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। द टिपिकल फ्रेग्रेंस वो अजीब सी खुशबू ऑफ दोज लोव्स उन टुकड़ों की। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लोव्स होते थे वो बड़े लोगों के लिए और बैंगल्स फॉर चिल्ड्रन और जो चूड़ियों टाइप में छोटी जो पाव रोटी होती थी वो बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश और माउथ प्रॉपरली। तो हम लोग इसकी भी परवाह नहीं करते थे कि हमें अपने दांत अच्छे से धोने हैं या फिर मुंह अपना अच्छे से धोना है। एंड वाई शुड वी और हम लोग इसकी परवाह क्यों करें। हो टेक द ट्रिबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ इतनी परेशानी कौन उठाए कि मैंगो यानी कि आम के पेड़ की पत्ती को तोड़ करके लाए फॉर द टूथब्रश और उसको टूथब्रश बनाए। इसके आप लोगों ने देखा होगा गांव में हम लोगों की नीम की दतुन करी जाती है और बबूल की दतुन भी करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इतना तकलीफ कौन उठाए कि वो आम की पत्ती तोड़ करके लाए उसको एक दातून दतून रूप में टूथब्रश रूप में यूज करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी और ये ज़रूरी भी क्यों था। एट ऑल आखिरकार ये ज़रूरी क्यों था। एट ऑल मतलब आखिरकार। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ टाइगर कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश गरम गरम चाय जो है इसको धो देगी एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल आखिरकार सारी चीज़ों को वो गरम गरम चाय धुल करके साफ कर देगी। तो फिर हमें आवश्यकता क्या है ब्रश करने की। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड अब मैरिज गिफ्ट्स भी स्वीट ब्रेड के बिना बिल्कुल अर्थहीन होते थे। नोन एज द बोल जिनको हम बोल के नाम से जानते हैं। जस्ट एज अ पार्टी या फेस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड जैसे कि कोई पार्टी या कोई दावत जो है बिना ब्रेड के उस स्वीट ब्रेड के अपना चार्म खो देती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज और ये पर्याप्त रूप से नहीं कहा जा सकता है कि किस तरीके से एक बेकर एक गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर ग्रैंड डाटर्स ऑफ हर डाटर्स एंगेजमेंट अपनी लड़की के अपनी पुत्री के एंगेजमेंट के अवसर पर वो लेडी ऑफ द जो हाउस थी वो सैंडविचेस बनाते हुए दिखती थी। केक्स एंड बोलिनहास मतलब स्वीट ब्रेड केक और बोलिनहास अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स केक और बोलिनहास जो थी वो क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेजेस इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल जिस प्रकार से बेकर्स की उपस्थिति फर्नेस भट्टियों बेकर्स की भट्टियों की उपस्थिति इन द विलेज गाँव में इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल ज़रूरी थी। यानी कि जिस प्रकार से किसी शादी या फंक्शन में ब्रेड यानी कि पाव रोटी आवश्यक थी उसी प्रकार से गांव में बेकर्स की भट्टियों की उपस्थिति अनिवार्य थी यानी कि आवश्यक थी। द बेकर आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलियर ड्रेस नोन एज द कबाई तो वहाँ के जो बेकर्स थे वो ब्रेड सेलर्स थे यानी कि ब्रेड को बेचने वाले उन दिनों एक खास प्रकार की यूनिफॉर्म पहनते थे जिसको हम लोग कबाई बोलते थे। कबाई इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज ये एक सिंगल लंबी फ्रॉक जैसी थी जो कि घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट और हम लोग अपने बचपन में बेकर्स को एक शर्ट पहने हुए देखते थे एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ जो कि फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटी होती थी। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स और हाफ पैंट से थोड़ा लंबी होती थी। इवन टुडे आज एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट आज के टाइम पे अगर कोई हाफ पैंट पहनता है विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज जो कि बिल्कुल घुटनों के नीचे जाती है इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर तो वो कमेंट्स को इनवाइट करता है और वो बोला जाता है कि उसकी ड्रेस एक पैडर के जैसी है यानी कि घुटनों के नीचे और फुल लेंथ में ना होकर के जो बीच में पैंट पहनी जाती है उसको बड़ा थोड़ा ख़राब माना जाता है आज के टाइम पे।
द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मंथ के आखिरी दिन में, आखिरी समय पर, यानी मंथ के आखिर में वो अपने बिल को कलेक्ट करता था। बिल कलेक्ट करने का मतलब किससे कितने रुपए लेने हैं। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल। तो पेंसिल से दीवार पर वो मंथली अपना अकाउंट रिकॉर्ड करता था। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकिंग वास्तव में उस समय बहुत ही लाभदायक बिजनेस था। इन द ओल्ड एज, पुराने समय में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूख से नहीं मरता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो, उसका परिवार और उसके नौकर जो हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस यानी संपन्न दिखाई पड़ते थे। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनका एक एकदम थुलथुल और गुदगुदा शरीर जो था वो इस बात का सबूत था कि वो लोग अच्छा खाते पीते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस। अगर आज के टाइम पे किसी को एक कटहल के आकार वाला उसका शरीर दिखाई पड़े, इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर, तो उसे बेकर से कंपेयर कर दी जाती है, यानी कि उसकी तुलना आसानी से बेकर से कर दी जाती है। तो ये आपका पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।